हम यूसुफ़े ज़मां थे, अभी कल की बात है। तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है। वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी ज़ुबां पे थे, मौज़ूए दास्तां थे, अभी कल की बात है। जिन दोस्तों की आज कमी है हयात में, वो अपने दरमियाँ थे, अभी कल की बात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, एपिसोड 7 पार्ट 24। चंद दिन बाद सरयार इस्तांबुल की उस ऊंची इमारत का टॉप फ्लोर रोशन था। अपार्टमेंट की ऊंची खिड़कियों के बाहर एक टेरेस बना था जिसके छज्जे से बरकी कमकमे लहरों की सूरत लटक रहे थे। टेरेस पे एक काउच रखा था जिस पे माहिर बैठा नजर आ रहा था। पैर लंबे करके कैंची सूरत सामने स्टूल पे जमा रखे थे और वो खामोशी से नीचे नजर आती सड़क और उसके पार बहते बोसफोर्स को देख रहा था। रात की तारीकी में बोसफोर्स किनारे खिड़की कश्तियों की बत्तियां जली हुई थी। कहीं से हल्की सी मौसीकी की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पुरसकून माहौल में खलल दस्तक ने डाला। उसने चेहरा उठा के देखा। टेरेस से अंदर खुलते दरवाजे की चौखट पे बियर बॉल खड़ा था। टी शर्ट ट्राउजर पहने, घुंघराले बाल माथे पे बखेरे, वो ताजा दम सा नजर आ रहा था। जब से वापस आए हो इसी तरह खामोश हो, लेकिन आज नहीं रहोगे। वो मुस्कुराया और अंदर लाउंज की तरफ इशारा किया। चंगेज तुमसे मिलने आया है। माहिर के आबरू इकट्ठे हुए। उसे इस वक्त किसने बुलाया है? मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। खुद ही अंदर घुस आया। बियर बॉल तेजी से एक तरफ हुआ और नौवारिद को रास्ता दिया। माहिर आफंदी, कहाँ गुम हो? भारी आवाज में उसका अहवाल पूछता एक आदमी टेरेस पे आया। उसने कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपरी बटन खुले थे और गर्दन में झूलती सिल्वर चेन झांक रही थी। उंगलियों में भी 2-3 सिल्वर अंगूठियां थी। वो चौड़े कंधों वाला ऊंचा लंबा सा मर्द था जिसको देख के अंदाजा होता था कि उसका वक्त थाने से ज्यादा जिम में गुजरता है। चेहरे पे तराशीदा मूंछें और एक बेतकल्लुफाना मुस्कुराहट थी। माहिर ने पहले उसे देखा, फिर एक तेज नजर रेलिंग के साथ खड़े बियर बॉल पे डाली। उसने फौरन ला इल्मी से कंधे उचका दिए। वल्लाह, मैं इस आदमी को पहली दफा देख रहा हूँ। चंगेज ने हाथ झुला के उसे हटने का इशारा किया और काउच के दूसरे किनारे पे जा बैठा। टांग पे टांग जमा ली और बगौर अपने बाएं हाथ बैठे माहिर को देखा जिसके चेहरे पे अब सिर्फ उकताहट थी। कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? लड़की के पीछे गए मगर खाली हाथ आ गए। छी छी छी, मायूसी भरी खुफगी से शिकवा किया। बियर बॉल ने बेइख्तियार माथा छुआ। माहिर के दोस्त भी उस जैसे थे। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो सामने देख रहा था। आवाज हल्की थी, लेकिन हम करना चाहते हैं। चंगेज का लहजा खफा खफा सा था। बल्कि पहले बताओ, अपने इस रोबोट चचा की खबर ली जिसने उसका रेस्टोरेंट बुकवाया था? माहिर ने जवाबन तेज नजरों से बियर बॉल को घूरा। वो बहुत मसरूफ सा अपने पैरों को देख रहा था। मालिक ने किसी वजह से ये बात मुझसे छुपाई है। उससे पूछने का फायदा नहीं है। मैं अब सिर्फ उस पे खामोशी से नजर रखे हुए हूँ। मुझे उसके खुद से बोलने का इंतजार है। तुम्हारा चचा मुझे मशकूक लगता है माहिर। तुम्हें तो हर आदमी मशकूक लगता है। बियर बॉल बदमजा हुआ। माना कि वो रोबोट है, बैटरी से चलता है, लेकिन वो माहिर से वाकई मोहब्बत करता है। वो उसको ऐसे धोखा नहीं देगा, कोई वजह होगी। चंगेज ने घूर के रेलिंग के साथ खड़े बियर बॉल को देखा। मैं होमिसाइड यानी कि कत्ल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ बियर बॉल। 70% कत्ल केसेस में कातिल करीबी फर्द निकलता है और बाकी 40% तुमसे हल नहीं होते होंगे। जाओ यार, कोई कहवा शावा, कोई चाय पिलाओ
उसने हाथ झला के उसे जाने का इशारा किया, फिर माहिर को तशवीश से देखा। वो इसी अंदाज में बैठा नीचे बोसफोर्स के स्याह पानियों को देख रहा था। और तुम मुझे ये समझाओ कि कौन सा मर्द सिर्फ एक दफा कहने पे किसी औरत को छोड़ सकता है? कौन सा मर्द किसी औरत के कहने पे उसे छोड़ के चला जाता है माला? मौसीकी के शोर में सफूरा उसके कान के करीब जोर से बोली थी। औरत छोड़ सकती है, लेकिन मर्द इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। वो दोनों इस वक्त मेहंदी के एक फंक्शन में मौजूद थी। लाहौर शहर से जरा बाहर एक फार्म हाउस पे माला की एक क्लास फेलो की मेहंदी मुनक्कद की गई थी। ऊंचे मार्के की छत फानूसों और गेंदे के फूलों से ढकी थी। हर तरफ फूल ही फूल थे, रोशनियां, रंग, चमकते धमकते लोग। कशमाला बड़े दिन बाद माँ को बख्त बी और मोहित के पास छोड़ के किसी फंक्शन में आई थी। मगरिब ढल के रात में बदल चुकी थी। मेहंदी का फंक्शन लाहौर की दूसरी मेहंदियों से मुख्तलिफ ना था। खवातीन हो या मर्द, सबका फोकस एक ही था। तस्वीर अच्छी आनी चाहिए, चाहे हकीकत जैसी भी हो। सबको तस्वीर में परफेक्ट नजर आना चाहिए। बड़ी बड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंपनीज हायर की गई थी जो इस फंक्शन की अक्सबंदी कर रही थी। लाइटिंग से लेके हैशटैग तक सब कुछ इंस्टाग्राम पे अपलोडिंग के लिहाज से तैयार किया जा रहा था। लाहौर की अपर मिडल और अपर क्लास के अब शादियों पे इंडियन डिजाइनर्स को पहनने का रवाज आम हो चुका था। हर दूसरी दुल्हन साबिया साची, अभिनव मशर और मनेश मल्होत्रा वगैरह की लहंगा चोली पहनती नजर आती थी। ये मलबूसात भारी कस्टम ड्यूटी अदा करके बजरिया दुबई मंगवाए जाते थे। फिर हर मेहंदी या शनदी पे रुखसती के मुकाबले होते थे। वो जुमाने गए जब लाहौर की मेहंदियों पे डांस वीडियोस बनाने से मना किया जाता था। अब नहीं किया जाता। अब लाहौर हो या इस्तांबुल, इंसानों की अक्सरियत को मशहूर होने का शौक हो चला था। शादी के कितने दिन तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगी, किसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, अब एक मुकाबला था। ऐसे में वो दोनों तस्वीर और ब्रांड्स की इस मुकाबलेबाजी से दूर एक ऊंची मेज के गिर्द बैठी थी। सफूरा ने साड़ी पहन रखी थी और वो आज अपने बॉस गर्ल हुलिये से मुख्तलिफ नजर आ रही थी। माला अलबत्ता सादगी से तैयार हुई थी और इस चीज ने सफूरा को चौंकाया था। उसके लंबे बाल एक शाने पे आगे को समेटे हुए थे, कानों में झुमके थे और लिबास आंखों जैसे सबज रंग का था। सिर्फ मकैश के झिलमिलाते हुए सबज दुपट्टे से मालूम होता था कि वो मेहंदी के फंक्शन में आई है, वरना चेहरे पे मेकअप ना होने के बराबर था। एक उदासी सी थी जो उसके सारे वजूद को अपनी लपेट में लिए हुए थी। मैं बताए दे रही हूँ माला, वो साइको है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। मौसीकी के बेहंगम शोर पे सफूरा उसके कान के करीब जोर से बोली। कशमाला चेहरा उठा के छत से लटकते गेंदे के फूल देखने लगी। दोनों हाथ बाहम थनसाए वो उंगलियां मरोड़ रही थी। सफूरा ने बगौर उसका चेहरा देखा, क्या तुम पछता रही हो? मैंने गलत तो नहीं कर दिया? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? सफूरा ने बेयकीनी से उसे देखा जो छत को देख रही थी। वो एक खतरनाक आदमी है। उसने तुम्हारा रेस्टोरेंट छीना, कैफ को डराया धमकाया, फिर तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होके तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें तो उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। बहुत सस्ते में छोड़ दिया। माला ने नजरें फानूसों से हटा के सफूरा के चेहरे पे मरकूज की। उसकी आंखों में एक तजब सा था। क्या मालूम उसकी बहन वाकई लापता हो और वो ये सब उसको ढूंढने के लिए कर रहा हो। वो एक उंगली गर्दन में झूलती चेन पे फेर रही थी। बहन लापता है तो पुलिस से बात करे ना, तुम पुलिस हो क्या? उफ कशमाला, सफूरा ने माथे को छुआ, फिर फिक्रमंदी से उसका हाथ थामा। वो तुम्हारे जहन को चक्कर दे रहा है। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं। तुमने उसकी कहानी में नहीं आना, सब झूठ है, हमदर्दी लेने के बहाने हैं। लेकिन अगर उसकी बहन वाकई किसी मुसीबत में हुई, उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो एक 11 साल की बच्ची है। अगर मैं उसकी मदद ना कर सकी तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगी? मैंने मालूम करवाया है यार, उसकी बहन मर चुकी है। वो झूठ बोल रहा है। उसका जनाजा भी हुआ था और कब्र भी मौजूद है। वो खामोशी से सर झुकाए लब काटने लगी। सफूरा ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ झुकी। तुम उसकी बहन को जानती हो या उसका अगवाकार को? उसने झुके सर को दाएं बाएं हिलाया। फिर तुम कुछ नहीं कर सकती। बिलफर्ज ये सच हो तब भी ये माहिर फरीद का अपना मसला है। तुम्हें इस आदमी को अपने जहन से निकालना है। सफूरा ने तौकफ किया और दिल से भी। कशमाला ने चौंक के नजरें उठाई,
फिर उसके चेहरे पे बरहमी उभरी। कितनी दफा बताऊं, मुझे इससे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। फिर क्या है जो तुम्हें इतना बेचैन रखे हुए है? वो जब से गया है तुम डिस्टर्ब हो, तुम जब से आए हो डिस्टर्ब हो। हमसे बात करो यार। टेरेस की खामोशी पे चंगेज की फिक्रमंदी आवाज गूंजी। क्यों बात करूं? काउच पे नीम दराज माहिर हनूज बोसफोर्स के किनारे खिड़की छोटी कश्तियों को देख रहा था, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो। हाँ, और आधे शहर को खबर हो जाए। एक घूरती हुई नजर सामने कावे की ट्रे रखते बियर बॉल पे डाली। वो तुम्हारे लिए परेशान है माहिर। और परेशानी ढिठाई से दांत निकालते हुए स्टूल पे बैठ गया, ऐसे कि उसकी रेलिंग की तरफ पुश्त थी और वो दोनों उसके सामने थे। मैं ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, और क्या करूँ? क्या तुम दोबारा इससे बात करने की कोशिश नहीं कर सकते? चंगेज आगे बढ़ा और मुट्ठी में शक्कर की 2 डलियां उठाई। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और वो उसके साथ खुश थी। शक्कर की डली उसके हाथ से छूट के सुरख चाय में जा गिरी। चंगेज के साथ साथ बियर बॉल भी चौंका। वो कौन? जियाद? माहिर ने इस बात में गर्दन हिला दी। वो फिर से दरमियान में आ गया। बियर बॉल को जैसे बहुत बुरा लगा था। वो दरमियान से कभी नहीं जाएगा। कुछ था उसकी आवाज में, शिकस्त खुर्दा सा, टूटा हुआ। बियर बॉल और चंगेज ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे। क्या वो उसको पसंद करती है? माहिर ने जवाब नहीं दिया, नीचे देखता रहा। उसकी नजरों का महवर बनी कश्ती में 2 लोग बैठे कुछ गुनगुना रहे थे। उनके लोकगीत की आवाज खामोश रात में तरन्नुम बखेर रही थी। फिर तुम किसे पसंद करती हो? जियाद को? मौसीकी का बेहंगम शोर मजीद बुलंद हो रहा था। सफूरा को अपनी कुर्सी उसके करीब खींचनी पड़ी। हाँ, शायद। जियाद बहुत सच्चा और सादा इंसान है, वो सोच के बता रही थी। मैं उसके लिए वही कशिश महसूस करती हूँ जो कोई भी लड़की ऐसे मर्द के लिए करती है जिसके साथ वो वाकई शादी करना चाहती हो। उसका मुझसे मिलना, बात करना, मुझे सब अच्छा लगता है। और इस साइकोपैथ के लिए क्या महसूस करती हो? गर्दन में पड़ी चेन पे चलती उसकी उंगली रुक गई, आंखों में कुछ उबर के डूब गया। वो मेरा दोस्त था, मुहाफिज था। उसके साथ कशिश वाला एहसास नहीं था, बस कुछ मुख्तलिफ था। मैं उस पे एतबार करती थी और वो मेरी हिफाजत करता था। और फिर ना एतबार रहा ना हिफाजत। उस शाम पहली दफा सफूरा को उसके चेहरे पे सुर्खी नजर आई, बेबसी, गुस्सा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो था ही नहीं जो मैं उसे समझती थी। वो ना तुम्हारी हिफाजत कर रहा था ना एतबार के काबिल था माला। सफूरा उसे समझा रही थी। मैं इस वक्त तुम्हें उससे नहीं बचा सकी, लेकिन अब मैं बचाना चाहती हूँ। ऐसे मर्द बहुत खतरनाक होते हैं। उसने पहले तुम्हारा एतमाद जीता, फिर वो तुम्हारे घर में रहने लगा, फिर तुम्हें अपना आदी बना के वो जानबूझ के चंद दिन के लिए गायब हो गया ताकि तुम उसको मिस करो। आखिर में भी उसने झूठ बोला कि कराची जा रहा है। अगर उस रोज मैं तुमसे बात ना करती तो हम उसकी हकीकत कभी ना जान सकते। उसे याद आया, माथे पे लकीरें उभरी। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताई, तुमने उसका झूठ खुद पकड़ा था। अब वो एतराफ करे, माफी मांगे या अपनी बहन की कोई कहानी सुनाए, क्या फायदा? अगर तुम उसे अपने मुंह से अपनी हकीकत बता देते तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। चंगेज अफसोस से उसे देख रहा था। एक केक बनाने वाले आदमी ने कहा था कि ऐसा ना करो, लेकिन नहीं, बियर बॉल की जुबान फिसली। चंगेज ने तादीबी नजरों से उसे घूरा। वो खामोश हो गया। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैंने गलत नहीं किया। मुझे अपनी गलतियां दुरुस्त करनी नहीं आती और उसे माफ करना नहीं आता। मोहब्बत में इंसान सब कुछ कर लेता है माहिर। मुझे समझाओ कि तुम उसे छोड़ के क्यों आ गए? माहिर फरीद ने पहली दफा चेहरा मोड़ के करीब बैठे चंगेज को देखा, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ये तुम्हारी जगह होता तो जियाद को किसी मुकदमे में अंदर करवा चुका होता। बियर बॉल जोर से हंसा। इन दोनों ने संजीदा नजरों से उसे देखा तो उसने चेहरे के जाविये सीधे किए। ओके ओके, मैं चुप हूँ। होंठों पे जिप की लकीर खींची। मैं तुम्हारी जगह होता तो उस लड़की से माफी मांगता, बार बार उसके पीछे जाता, उसका दिल जीतने की कोशिश करता, इजहारे मोहब्बत करता, कोई तोहफा देता, फिर सर को एतराफी अंदाज में खम दिया और जियाद को किसी मुकदमे में अंदर करवा देता। ये होती है मोहब्बत। बियर बॉल ने हाथ माथे पे ले जाके सल्यूट का इशारा किया। माहिर ने बगौर उसे देखा। यकीनन तुम भी यही करते, उसके पीछे पड़े रहते, यहाँ तक कि उसकी ना हाँ में बदल जाए। लड़कियों की ना का मतलब होता है कि कुछ दिन मेरे पीछे भागो और फिर मैं मान जाऊंगी। चंगेज ने शाने उचकाए और प्याली से घूंट भरा।
बियर बॉल ने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया। उसने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। किसने सिखाया है तुम्हें ये? क्या? यही ना कि ना का मतलब ना नहीं होता। फिल्मों ने, कहानियों ने। माहिर ने पैर नीचे उतारे और ट्रे अपनी तरफ खिसकाई। फिर शीशे की केतली से सुरख चाय अपनी प्याली में डालने लगा। मैंने हर जगह यही होते देखा है दोस्त। शुरू में लड़कियां नखरे करती हैं और फिर मान जाती हैं। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में होमिसाइड कत्ल डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे है? चौथे। कभी 2 फ्लोर्स नीचे जाओ, असॉल्ट और बैटरी मारपीट डिपार्टमेंट में तुम्हें वहां बहुत से ऐसे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स और शोहर कैद मिलेंगे जिन्हें ना को हाँ में बदलने का हुब्बत था। वो चाय की धार प्याली में उंडेल रहा था और दोनों बिल्कुल खामोशी से सुन रहे थे। जो मर्द औरत के ना कहने के बावजूद उसको हाँ में बदलने की कोशिश करते हैं, वही टॉक्सिक पार्टनर्स बनते हैं। उसने गरम प्याली उठाई और पीछे होके बैठा, फिर टांग पे टांग जमा ली। और मैं ऐसे मर्दों में से नहीं हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करने ही वापस गया था। कोशिश एक दफा होती है या 2 दफा, बार बार ताकुब होता है। बियर बॉल अफंदी। उसने रुक के गरम चाय का घूंट भरा। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। एक मर्द को औरत के इनकार का एहतराम करना चाहिए। अगर वो कहे उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो निकल जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो लड़की ना कह के अपना नुकसान कर रही हो, तुम उसके लिए बेहतरीन इंतखाब हो। फिर बियर बॉल को ये बात पसंद नहीं आई थी। मर्द औरत की तरफ से फैसला नहीं ले सकता। वो अपने साथ भलाई करे या नुकसान, ये फैसला उस औरत का होना चाहिए। किसी मर्द को किसी औरत के इनकार को इकरार में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कम अज कम माहिर फरीद ऐसा मर्द नहीं बन सकता। बिलफर्ज चंगेज खनकारा, वो किसी गलत आदमी से शादी कर लेती है और कई बरस बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सब अपने हिस्से की गलतियां लड़ते हैं। हम सब अपने हिस्से की गलतियां करते हैं। कौमसार बे, ये उसके हिस्से की गलती होगी। मैंने जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। वो फिर से नीचे कश्तियों को देखने लगा था। इनमें लगे रंग बिरंगे कमकमे रोशन थे। चंगेज और बियर बॉल ने अफसोस से एक दूसरे को देखा और फिर उसको। नीम रोशन टेरेस में उसके चेहरे की तकलीफ वाजिया थी। लेकिन तुम दुखी हो। जाहिर है मैं दुखी हूँ। ये मेरे हिस्से का दुख है, मुझे काटना है। उसने चाय का एक घूंट भरा। आवाज आहिस्ता थी। क्या मालूम वो पछता रही हो। बियर बॉल से इस मोहब्बत की कहानी का ये अंजाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने दिन हो गए हैं, कॉल करके उसकी खैरियत ही पूछ लो। माहिर ने नजरें उठा के उसे देखा। लबों पे वही उदास मुस्कुराहट थी। पछताएगी तो खुद कॉल करेगी। मैं पीछे जाने वालों में से नहीं हूँ। और उसी लम्हे जेब में रखे फोन पे थरथराहट हुई। माहिर फरीद ने आम से अंदाज में मोबाइल निकाला। ग्रीन आइस कॉलिंग। स्क्रीन पे ये अल्फाज चमक रहे थे। लम्हे भर के लिए बोस्पोर्स के किनारे फैली सारी दुनिया रुक गई। हाँ, अब क्या फायदा? वो मेहंदी की रौनक पे नजरें जमाए बुरबुराई। खुद से उसने कभी सच नहीं बोला, हमेशा झूठ कहा, बातें छुपाई। मैं भी किसका गम लिए बैठी हूँ। गम के साथ गुस्सा भी है। तुम्हें इस गुस्से को बाहर निकालना है ताकि तुम्हें क्लोजर मिले। कैसे? वो उसकी तरफ झुके ऊंची आवाज में बोली। उसे कॉल मिलाओ अभी और उसको बहुत सी गालियां दो। उसी पल म्यूजिक बंद हो गया। सफूरा ने जल्दी से आवाज नीचे की। गालियों के लफ्ज पे सांस से गुजरते चंद अफराद ने मुड़ के उसकी तरफ देखा था। मैं उसको मार के भी कॉल नहीं करूंगी, वो तेजी से बोली। चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। फिर उसको जहन से निकाल दो, खुरच दो। माला ने इस बात में सर हिला दिया। सफूरा की बात उसकी समझ में आने लगी थी। जो शख्स इतने झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे इंसानों की पहचान कहाँ है? इससे पहले कि सफूरा जवाब देती, उसके बच्चों की नैनी उसे बुलाने चली आई। उसकी बेटी रो रही थी। सफूरा अपना काउंसलिंग सेशन भूल के साड़ी संभालती फौरन उस तरफ लपकी। माला ने सर दाएं से बाएं हिलाया। बच्चों की माएं। उफ। कशमाला। चूड़ियों की खनक, झुमकों की छनकार, चहकती आवाज। वो उस तरफ पलटी और मुस्कुरा दी। सामने रामीन खड़ी थी, उसकी सबसे खूबसूरत क्लास फेलो। वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा तैयार होके आती थी। क्लास फेलो से शादी हुई और आज तक वो वैसे ही नक सक से तैयार होती थी। इंस्टाग्राम पे उनका परफेक्ट कपल गाहे बगाहे नजर आ जाता था।
مالا مجھے بہت افسوس ہوا سن کے، رامین حال احوال کے بعد کہنے لگی۔ اب ماں بہت بہتر، تمہاری جاب اور کیریئر سب ختم ہو گیا۔ سو سوری، ظہیر نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ اسی پل کسی نے میوزک پھر سے آن کر دیا تھا۔ کانوں کے پردے پھاڑتی آواز کے باوجود رامین کی چھچی دب نہ سکی۔ کشمالہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، لب کھولے لیکن پھر گہری سانس لی، بہت سے الفاظ روک لیے۔ وہ ماہی سے نہیں جو منہ توڑ جواب سے دیتی، وہ مالا تھی۔ تھینک یو، ایکسکیوز می۔ وہ پرس اور موبائل اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ ایک دم تنفس بے ربط سا ہو گیا تھا، حال کی دیواریں تنگ ہو گئی تھی اور آنکھیں جلنے لگی تھی۔ کیا یہ تمہارا ڈیفینس میکانزم ہے؟ سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کرنا؟ خاموش ہو جاؤ، اس نے ذہن میں ابھرتی آوازوں کو ڈپٹا۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دل نے سرگوشی کی۔ کیا واقعی یہ تمہارا ڈیفینس میکانزم ہے؟ کیا اس لیے تم ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی تھی؟ وہ پینسل ہیلز سے چلتے ہوئی مارکی کے واش رومز کی طرف آ گئی۔ پہلے ایک بڑا سا پاؤڈر روم بنا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سنک کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ میں بھی کسی کا غم لے رہی ہوں، ایسے شخص کا جس نے مجھے جاب لیس کیا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کم مائگی کا احساس، رامین کی نظریں، سب جیسے دل میں گھر گیا تھا۔ اس نے نل کھولا اور ہاتھ نیچے کیے ہی تھے کہ ایک دم کسی نے اس کی گردن سے دبوچ لیا۔ چیخ کشمالہ کے حلق میں رہ گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے۔ وہ ایک بوڑھا ہاتھ تھا جس کی نسیں ابڑی ہوئی تھی اور وہ اس کی گردن کو زور سے دبا رہا تھا، لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا، اس ہاتھ کو اپنے گردن سے کھینچنا چاہا، لیکن ساری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے نادیدہ ہاتھ نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ زور سے اوندے منہ نیچے جا گری، سر دیوار سے لگا اور لمحے بھر کے لیے ساری دنیا گول گول گھوم گئی۔ ماں، ماں! وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا، کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ مالا نے ہاتھ اوپر کر کے چہرے کے سامنے کیے، بصارت دھندلی ہو رہی تھی، سر ابھی تک چکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ پہ خون کا ننھا سا قطرہ تھا۔ وہ بد وقت اٹھی اور سلیبس کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ جو کندھا دیوار سے لگا تھا وہ شدید درد کر رہا تھا، سر کے پیچھے بھی گومر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی، اس پہ باقاعدہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کا نشان تھا اور اس پہ کچھ اور بھی تھا۔ درمیان میں ایک جگہ ننھا سا کٹ جس سے 2-3 قطرے خون بہا تھا۔ اس نے یاد کرنا چاہا، کچھ نوکیلا سا چبھا تھا اس کو، نہ جانے کیا تھا۔ مالا نے نل کھولا اور پانی ہاتھوں میں بھرا، پھر اسے چہرے پہ ڈالا۔ جلتی آنکھوں کو قدرے سکون ملا۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی تھا۔ وہ تیزی سے دروازے تک آئی، ہینڈل گھمایا، وہ لاک تھا۔ کشمالہ مبین کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے زور سے نوب گھمایا، وہ جامد رہا۔ کوئی ہے؟ ہیلو؟ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ پاؤڈر روم کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی، گرمی، حبس، گھٹن۔ اتنے شور کے باوجود کسی کو اس کی آواز سن لینی چاہیے تھی، لیکن کوئی اس طرف نہیں آیا۔ اس نے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں، اپنے چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ نچرنے لگی۔ سلیب پہ اس کا پرس رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا، سامنے واٹس ایپ ان باکس کھلا تھا۔ اس کی انگلیوں نے دماغ سے رابطہ چھوڑ دیا، وہ خود بخود سکرین پہ چلنے لگی۔ ماہر فرید کے نمبر پہ وہ رکی اور اسے کلک کیا۔ دوسری جانب گھنٹی جانے لگی۔ وہ موبائل سکرین کو بجتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں اسے ایکسکیوز می۔ وہ تیزی سے موبائل لیے اٹھا اور اندر لاؤنج میں آیا۔ اسی پل موبائل خاموش ہو گیا۔ محض 2 گھنٹیاں ہی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں نے بنا سوچے سمجھے کال بیک کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ ساری دنیا ساکت ہو چکی تھی، اس کو صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کال آگے سے کاٹ دی گئی تھی، بے رحم سی ٹوں ٹوں بجنے لگی۔ ماہر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ خیریت؟ اسے خاموش چہرے کے ساتھ باہر آتے دیکھ کے چنگیز نے پوچھا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔
शबनम थी। शायद गलती से कॉल की थी। उसकी आवाज पुश्त थी। उनको देखे बिना वो वापस अपनी कुर्सी पे बैठा, चाय की प्याली को दोबारा नहीं छुआ। वो दोनों आपस में कोई और बात करने लगे। माहिर खामोशी से मोबाइल स्क्रीन को देखे गया। वो नन्हा सा आला अब खामोश था। ये मैं क्या कर रही हूँ? अभी 2 घंटियां ही गई थी कि उसने जल्दी से कॉल काट दी। फिर घबराहट से माथे को छुआ। ये मुझे क्या हो गया था? एकदम फोन जगमगाने लगा। उसी नंबर से कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से उसे काट दिया। क्या सोचता होगा वो? इतने धड़ल्ले से कहा था उसे नहीं बुलाऊंगी। फिर उफ माला, उफ। उसके ओसान अब बहाल हो रहे थे। उसने जल्दी से सफूरा को कॉल मिलाई। तवील घंटियां जाने लगी लेकिन जवाब नदारद। वो एक दफा फिर दरवाजे तक आई और जोर से उसको बजाया। हथेलियां अब सुर्ख पड़ के दर्द करने लगी थी। कोई क्यों नहीं आ रहा था? या शायद उसने आईने में खुद को देखा। गर्दन की सुर्खी हनूज बरकरार थी। शायद कोई उसकी आवाज को दबा रहा था। कोई अभी भी उसके साथ वहां मौजूद था। उसने जल्दी से सर पे दुपट्टा लिया और चेहरा दोनों हाथों में छुपा के तेज तेज आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। खौफ, बेबसी, अल्फाज गुडमुड हो रहे थे। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुला। एक लड़की अपना बच्चा लिए मसरूफ से अंदाज में अंदर दाखिल हो रही थी। उससे पहले कि वो उसे देखती, कशमाला अपना पर्स उठाए तेजी से बाहर लपकी। हाँ, मैं। आगे इसने चंद गहरे गहरे सांस लिए। इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। कैमरों के फ्लैश लाइट, हंसी की आवाजें। वो अपने पैरों पे गोल गोल घूमी। वो अब भी उसके ताकू में था। वो शख्स जिसके पास उसकी तस्वीर थी। माहिर फरीद के पास एक एल्बम था। इसमें आपकी तस्वीर थी। कैफ जमाल का कहा गया फिक्रा जहन में गूंजा। मैं जिस आदमी का गम लिए बैठी हूँ वो इस आमिल के साथ मुलव्वस है। वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। बार बार उसके जुराइम में याद करने पड़ते हैं और वरना दिल उनको भुला देने के लिए तैयार था। मैं जिस आदमी का गम लिए बैठी हूँ वो इस आमिल के साथ मुलव्वस है। वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। बार बार उसके जुराइम याद करने पड़ते थे वरना दिल उनको भुला देने के लिए तैयार था। वो तेज कदमों से खारजी रास्ते की तरफ भाग गई। उसे घर जाना था। उसे मालूम था उसे घर जाके क्या करना है। आमिल उसे डरा के क्या पैगाम देना चाह रहा था, कशमाला मुबीन की समझ में आ गया था। बोस्फोर्स किनारे एक कश्ती के अंदर 2 लोग बैठे चाय पी रहे थे, जैसे फौज के बिछड़े दोस्त काफी अरसे बाद मिले हों। एक तुर्कश लोग गीत गुनगुनाने लगा और दूसरे उसको सुन रहे थे। उनकी आवाजें चंद मंजिलें ऊपर इस नीम रोशन टेरेस तक सुनाई दे रही थी। वो समझती है तुम इस आमिल के साथ मुलव्वस हो जिसको वो ख्वाब में देखती है, चंगेज सोचते हुए कह रहा था। तुर्कश लोगों की मिडिल क्लास की अक्सरियत जादू, जिन्नात और नजर को मानती थी और वहां जगह जगह ऐसे खोदचा मौलवी बैठे थे जो जादू का इलाज करने का दावा करते थे। मैंने उसे बताया है कि वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है, लेकिन वो मेरा यकीन नहीं करती। माहिर ने काफी देर बाद फोन स्क्रीन से निगाहें हटाई। शायद अब इस स्क्रीन को रोशन नहीं होना था। तुम्हें पहले इस आमिल को ढूंढना चाहिए ताकि उसे बतौर सबूत उसके सामने पेश कर सको। और चंगेज, माहिर ने आहिस्ता से कहा, मुझे पहले हलाल को ढूंढना है। चंगेज और बियरबॉल ने एक दूसरे को देखा। फिर उसने हल्के से सर झटका। ऑफ कोर्स। टेरेस पे खामोशी छा गई। ऊपर लटके कमकमे चुपचाप अपने नीचे बैठे 3 नौजवानों के तासुरात पढ़ रहे थे। क्या उसने वाकई जियाद को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है? चंगेज ने फिर से कोशिश की। नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे थे। वो मोबाइल की बुझी हुई स्क्रीन देख रहा था। अपनी रकाबत एक तरफ रख के बताओ, वो चंगेज ने बियरबॉल को देख के दोहराया। टाल, डार्क और हैंडसम कैसा आदमी है? हैंडसम नहीं है वो। माहिर ने जोर से मोबाइल मेज पे रखा। उसका मूड खराब हो गया था। बियरबॉल ने मुस्कुराहट रोकने के लिए लबों पे हाथ रख लिया। इसके अलावा कोई बुरी बात? माहिर ने नीचे खड़ी कश्ती को देखा। वो किनारे पे पानी के साथ हल्का हल्का सा झूल रही थी। बस वो मुझे पसंद नहीं। हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो माहिर। बियरबॉल खनकारा। शायद तुम्हें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कुछ था बियरबॉल के अंदाज में कि माहिर चौंक के उसे देखने लगा। देखो, अगर 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हो तो उनके दरमियान में नहीं आना चाहिए। वो सोच सोच के बोल रहा था। अच्छा बियरबॉल अफंदी, वो बगौर अपने भाई के तासुरात देख रहा था। 2 मोहब्बत करने वालों को शादी करने की मुकम्मल आजादी होनी चाहिए।
माहिर आंखों की पुतलियां सुकोड़े उसे देखे गया। बियर बॉल नजर मिलाए बगैर कहे जा रहा था, ये हर इंसान का हक है कि वो अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से मुंतखब करे। चंगेज ने टांग से टांग हटाई और आगे को हो बैठा। खुल के बात करो। बियर बॉल ने थूक निकला, फिर मुस्कुरा के इन दोनों को देखा। मैं शादी करना चाहता हूँ। चंगेज की आंखें फैल गई। उसने बेख्तियार माहिर को देखा। वो हैरान नहीं हुआ था। उसने पीछे को टेक लगाई, सीने पे बाजू लपेटे और टांग पे टांग जमा ली। इस दफा तुम किससे शादी करना चाहते हो? जोर इस दफा पे था। उसका नाम हाजान है। वो मेरी बेकरी से सुबह कॉफी लेने आती है। हम पहले अच्छे दोस्त बने और अब हम शादी करना चाहते हैं। वो दोनों खामोशी से सुन रहे थे। बियर बॉल की आवाज पर पूर्ण एतमाद होने लगी। वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, वो कह रहा था और माहिर उंगलियों पे गिन रहा था। उसने लिटरेचर में मास्टर्स किया है और लालची है। माहिर ने खुले हाथ की एक उंगली बंद की। और चालाक भी। चंगेज ने अपने हाथ का अंगूठा मोड़ा। तुम्हारी दौलत के पीछे है। माहिर ने आखिरी उंगली मुट्ठी में बंद की। बल्कि तुम्हारे जैसे 3-4 फंसा रखे होंगे। तुम जल्दी शादी पे मान गए, वो मान नहीं रहे होंगे। चंगेज ने माहिर को देखा और वो दोनों बेइख्तियार हंस दिए। बियर बॉल चंद लम्हे कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। तुम लोग, उसने मुट्ठी भींची, तुम उसको जानते भी नहीं हो और वो तुम्हें जानती है भी? माहिर टांग पे टांग जमाए पैर झुला रहा था। क्या उसे मालूम है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की दौलत अगले 4 साल तक नहीं आएगी? उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो जानती है? उसकी आवाज बुलंद हुई। मैं उसे बता दूंगा। बियर बॉल ने थूक निकला। बता दूंगा। माहिर हल्का सा हंसा। चंगेज ने भी हंस के सर झटका। आह बियर बॉल, तुम कब समझोगे? बियर बॉल ने मुट्ठियां भींच ली, लब एक दूसरे में पेवस्त किए। तुम लोग बगैर किसी को जाने या समझे उसके बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? चलो जान लेते हैं। माहिर मुस्कुराहट दबा के सीधा हुआ। आज ही उसको अपनी हकीकत बताओ, फिर देखो वो क्या करती है। मैं बताता हूँ वो क्या करेगी। चंगेज ने हंसते हुए कैतली अपनी प्याली में फिर से उंडेली। सुर्ख धार प्याली में गिरने लगी। पहले वो कहेगी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बियर बॉल आवाज बारीक करते हुए शक्करदान के लिए हाथ बढ़ाया। गम हो या खुशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ बियर बॉल। माहिर ने शक्करदान उसके सामने किया। फिर वो तुम्हारा फोन उठाना कम कर देगी। चंगेज ने शक्कर की 2 डलियां चाय में गिराई। उसके बाद मिलना कम कर देगी। माहिर अब उसे चम्मच उठा के दे रहा था। फिर कुछ दिन बाद वो कहेगी इट्स नॉट यू, इट्स मी बियर बॉल। हम अच्छे दोस्त बन के अलग हो जाते हैं। चंगेज आवाज को बारीक करके कह रहा था। माहिर बेइख्तियार हंस दिया। और उसके बाद मेरे यार, चंगेज ने अपने भारी हाथ से सामने बैठे बियर बॉल का कंधा थपका, तुम अगली लड़की की तरफ चले जाओगे और वो अगले शिकार की तरफ। बियर बॉल ने गुस्से से अपना कंधा पीछे किया। उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। तुम दोनों, उसने दांत कुचकिचाए। चंगेज चाय में शक्कर मिक्स कर रहा था और माहिर वो गर्दन पीछे फेंक के हंसता जा रहा था। मैं जिससे शादी की बात करता हूँ तुम उसके बारे में यही कहते हो माहिर। वो बेबसी बड़े गुस्से से बोला। क्या मैं कभी गलत हुआ हूँ? माहिर ने उंगली की नोक से आंख में आया पानी साफ किया। इस दफा तुम गलत हो, मैं साबित करके दिखाऊंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे मुख्तलिफ। मुख्तलिफ? टेरेस पे फिर से एक कहका गूंजा। बियर बॉल पैर पटक के खड़ा हुआ। तुम दोनों मुझसे अपने अल्फाज के लिए माफी मांगोगे, देखते हैं। माहिर ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बियर बॉल चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर उसकी आंखें चमकी। अल्लाह करे कशमाला इस हैंडसम जियाद से शादी कर ले। माहिर की मुस्कुराहट बरकरार रही। बियर बॉल ने बेबसी से चंगेज को देखा। और अल्लाह करे तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग जाए। चंगेज जोर से हंसा। मेरी तो कोई बीवी ही नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ भाग चुकी है। वो चला के बोला और धार से दरवाजा खोल के अंदर चला गया। इन दोनों का कहका फिर से गूंजा था। फैजी खानम किचन फ्रिज में कुछ रख रही थी। बियर बॉल गुलाबी चेहरा लिए उनके सामने रुका। अगर सुबह मैं अपने कमरे में मुर्दा पाया जाऊं तो इन दोनों को मेरे जनाजे पे मत आने देना। फैजी खानम ने चेहरा उठा के परेशानी से उसे देखा। मगर कल तो मेरी छुट्टी है। उफ, वो पैर पटक के अपने कमरे की तरफ भाग गया। धार से दरवाजा बंद होने की आवाज बाहर टेरेस तक सुनाई दी। चंगेज की मुस्कुराहट अब कम हो चुकी थी। वो पुरसोच नजरों से टेरेस की खिड़की को देख रहा था।
4 साल बाद इसको अपनी दौलत मिल जाएगी माहिर, तब ये इन लालची औरतों से कैसे बचेगा। 4 साल बाद बियरबॉल ने 30 साल का हो जाना था। उनके बाप की वसीयत के मुताबिक अगर वो अपनी कंपनी को उनके मुख्तस किए गए मेयार तक नहीं ले जा सकता, तब भी 30 वर्ष की उम्र में उसको उसका ट्रस्ट फंड मिल जाएगा। तब की तब देखेंगे, वो बाहर फैली रात को देखकर कह रहा था। उसकी आंखों से हंसी अब गायब थी। पोर्च में कार खड़ी करके वो तेजी से बाहर निकली। लोहे के बैरूनी जीने सामने थे। वो हील्स से बदवक्त जीने फलांगती हुई ऊपर आई। स्टूडियो का दरवाजा खोला तो वो खामोश पड़ा था। सामने एक स्टैंड रखा था जिसपे स्केच करने के लिए कागज अवेजा थे। माला कदम कदम चलती उस कागज के करीब आई, फिर बेइख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इस वक्त कोई उसका गला नहीं दबा रहा था, लेकिन गला दबाने की वो तकलीफ उसे याद थी। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया है। उसकी आंखें भीगने लगी। वो आगे बढ़ी और स्केच बुक का सफा फाड़ दिया। मैं तुम्हारा स्केच नहीं बनाऊंगी, वो इस सफे के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तंग आ गई हूं मैं तुमसे और इस इंसान से जिसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है। उसने टुकड़े जोर से उछाले। वो ऊपर तक गए और फिर तेजी से उसकी तरफ में गिरते चले गए। छोड़ दो तुम मेरा पीछा, बस कर दो। तुम यही चाहते थे कि मैं जिया से शादी ना करूं। नहीं कर रही मैं उससे शादी। वो एड़ियों पे घूमती तरफ में देखती कह रही थी। हर तरफ खामोशी थी। बज़ाहिर वहां कोई नहीं था। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ खुश रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। दाएं देखा फिर बाएं, वहां खामोशी थी, लेकिन वो जानती थी उसका पैगाम आमिल तक पहुंच जाएगा। उसने गर्दन पे हाथ रखा। वहां मटर के आधे दाने का जितना सुर्ख निशान मौजूद था। खून के 3-4 कतरे निकल के जम गए थे, लेकिन वो कतरे कशमाला मुबीन को हला देने के लिए काफी थे। वो जितना इस आमिल का ताकुब करेगी, उतना ही उसे डराएगा। उसे अब अपने ताकुब का कार को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी में वापस जाना होगा। जिस वक्त वो स्टूडियो की सीढ़ियां उतर के वापस नीचे जा रही थी, हर तरफ खामोशी और सुकून था। न कोई आवाज थी, न खड़क। अपनी काल कोठरी में मौजूद सरकार ने अपने सामने जमीन पे रखी तस्वीरें देखी। एक मुस्कुराहट उसके बूढ़े चेहरे पे बिखर गई। उसकी समात में किसी नादीदा मखलूक की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने समझ के सर हिला दिया। ठीक है, हम इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। उसने सामने रखी कशमाला और ज़ियाद की तस्वीर एक तरफ की, फिर एक और तस्वीर निकाल के अपने चेहरे के करीब की। वो भूरी आंखों वाली मुस्कुराती हुई माँ बैना का चेहरा था। एक माह बाद उसका बच्चा होना है, लेकिन नहीं होना चाहिए। उसने अपनी सुर्ख होती आंखें उठा के अपने सामने हाथ बांधे खड़े नादीदा मौक्कलात को देखा। अगर हम ये बच्चा मारने में कामयाब हो गए तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। हमारे जादू जल्द असर करेंगे। हम जो चाहें कर सकेंगे। उसने करीब रखी एक संदूकची खोली, अंदर से एक नन्हा सा गुड्डा निकाला। ये बाजार से खरीदा गया कोई सस्ता सा बेबी टॉय था। यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। आमिल के हाथ इस बेबी के कपड़े उतार रहे थे, यहाँ तक कि वो बढ़ाना हो गया। फिर उसने साथ रखी सुइयों में से एक सुई निकाली और उसे गुड्डे के दिल के मुकाम पे अंदर घुसा दिया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। चिली वेक के उस सफेद घर के लाउंज में माही बैठी थी। सर पे दुपट्टा लिए वो तस्बीह हाथ में लिए हुए थी। दूसरे हाथ से मोबाइल सामने कर रखा था। वो नमाज पढ़ के हटी ही थी कि माँ की कॉल आ गई। वो खुद अब सेहतमंद और हशाश बशाश लगती थी, अलबत्ता उसे देख के फिक्रमंद हो गई थी। पाकिस्तान आ जाओ माही, वहाँ अकेले कैसे डिलीवरी करवाओगी? जैसे गोरियां बच्चे पैदा करती हैं माँ, यहाँ बहुत हेल्प मिल जाती है, सब हो जाएगा। नहीं बेटे, पाकिस्तान आ जाओ, मैं हूँगी यहाँ। माला है, बख्तो है बेटे, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। अब्बाद कमरे से निकल के किचन की तरफ आ रहा था। इस बात पे चेहरा घुमा के माही को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। खामोशी से किचन कैबिनेट का दरवाजा खोला और कुछ ढूंढने लगा। मैं डिलीवरी के फौरन बाद आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। जैसे ही माही फोन बंद करके दोबारा तस्बीह उठाई, अब्बाद कैबिनेट बंद करके उसकी तरफ घूमा। तुम कहो तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, बिजनेस क्लास, डायरेक्ट फ्लाइट। तुम आराम से सफर कर लोगी। अब दिन ही कितने रह गए हैं अब्बाद, इसी महीने के आखिर में डिलीवरी है। और फिर उसकी आवाज धीमी हुई। पिछली 2 दफा भी सफर करने की गलती की थी। हर दफा इसी कमबख्त दोहा एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ हो जाता था।
मैं इस दफा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन डॉक्टर ने कहा है तुम सफर कर सकती हो, फिलहाल सब कुछ ठीक है। माही ने भूरी आंखें उठा के अब्बाद को देखा तो वो भीगी हुई थी। तुम मानो या ना मानो, कबीरा ताई की हमारे बच्चे से पुरानी दुश्मनी है। वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहती। मेरी बेएहतियाती उनको रास्ता दे देगी। उसने तस्बीह फिर से उठा ली। यार, किसके पास इतना टाइम होता है कि किसी के बच्चे पे जादू करवाए। मैं मानता हूँ इन बातों को, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही वहम करने लगी हो। वो सर झटक के कैबिनेट से कुछ ढूंढने लगा। मैं तुमसे ज्यादा पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश रखती हूँ। मेरे दिल से पूछो, माँ जब से बीमार हुई हैं मैं उनसे नहीं मिली। उनकी खिदमत का मौका मुझे नहीं मिला। माला और मोहित को मिला है, लेकिन जैसे ही बेबी पैदा होगा, धड़कते दिल से कहा, इंशाल्लाह हम पहली फ्लाइट से पाकिस्तान जाएंगे। फौरन नहीं जा सकेंगे माही, पहले NICOP का शनाख्ती कार्ड बनेगा। 30-35 दिन लगेंगे। हम नाइको बनते ही चले जाएंगे ना। उसने खुद को तसल्ली दी। वैसे भी माँ अब ठीक हैं, तब तक वो मजीद बेहतर हो जाएंगी। अब्बाद अपनी मतलूबा चीज तलाश करके वहां से चला गया और माही खामोशी से तस्बीह पढ़ती रही। दफ्तर फोन फिर से बजा। नंबर देख के उसने गहरी सांस ली। माथे पे बल पड़ गए। मैं कई दिन से आपको मैसेज कर रही हूँ, आप कहाँ थे माहिर बे? बिजी था, आज वक्त मिला है। खैरियत? मुझे माला ने बताया है कि आपने उसका रेस्टोरेंट खरीदा था। आपने मुझे ये नहीं बताया। उसकी आवाज में खुफगी थी। वो धीरे से हंसा। तुम भी अपनी बहन की तरह मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं कर रही। उसकी आवाज धीमी हुई। लेकिन सवाल करना मेरा हक बनता है। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था मुबैना। मैं वो कंपनी नहीं चलाता, मालिक चलाता है। मालिक कौन? माही के आबरू मशकूक अंदाज में इकट्ठे हुए। फोन स्पीकर पे ऑन करके उसने इंस्टाग्राम खोला। मेरा चचा, उसने एक लबनानी ग्रुप को ओशन खरीद के दिया है। हमारी कंपनी हर रोज ऐसी खरीदो फरोख्त करती है। क्या आपने मालिक से पूछा कि उसने ये क्यों किया? उसका अंगूठा स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। ये सफेद बालों वाला है। मालिक? तुम्हें कैसे मालूम? वो हैरान हुआ। आपने उसे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है। दुनिया बहुत छोटी है माहिर बे, और ये उंगलियों में समा जाती है। वो हल्का सा हंस दिया। जॉब कर लो लड़की, वरना सारा दिन घर में फारिग यही काम करती रहोगी। मुझे शौक नहीं है जॉब का, मैं अपने घरदारी में खुश हूँ। अच्छा, तो रख के बोली। वो खामोश रहा तो उसने आवाज धीमी की। मालिक ने माला का रेस्टोरेंट क्यों बिकवाया? इस सवाल का जवाब वही देगा। मैं जब से उसे एल्बम की तस्वीर दिखाई थी, वो बताया था कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो उसने 3 दिन में मुझे माला की मालूमात ला दी थी। मैं समझा उसके पास बहुत काम के बंदे हैं, लेकिन नहीं, मालिक माला को पहले जानता था, उससे मिल चुका था। कब, कहाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने होटल में माला से मिलने के लिए बियर बॉल को भेजा, खुद नहीं गया। वो नहीं चाहता था कि माला उसको पहचाने। यानी अब्दुल मालिक फरीद कुछ छुपा रहे हैं। फिर उसको याद आया, कबीरा ताई के नए आमिल के बारे में कुछ मालूम हुआ। यानी अब्दुल मालिक फरीद कुछ छुपा रहे हैं। फिर उसको याद आया, कबीरा ताई के नए आमिल के बारे में कुछ मालूम हुआ। माहिर ने बेजारी भरी सांस खारिज की। इसकी क्या जरूरत है? हम कितने आमिलों को पकड़ेंगे? तुम अपना ईमान मजबूत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। माही की पलकें भीगने लगी। मुझे फिर से बुरे ख्वाब आने लगे हैं। हर चीज मकतूब है मुबैना, मकतूब, लिखी हुई। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी भी और मौत भी अपने वक्त पे आती है। एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। कोई जादू, कोई जिन इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता। माहिर के लम्ब मुस्कुराहट में ढले और आंखों से एक आंसू टपका। मकतूब। उसने इस बात में सर हिला दिया। अगर मेरे बच्चे की जिंदगी अल्लाह ने लिखी हुई है तो उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। उसने नरमी से दोहराया। माही पूरे दिल से मुस्कुरा दी। फोन बंद किया ही था कि अब्बाद बाहर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पे खुफगी थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही। वो सोफे पे उसके पीछे झुक के खड़ा हुआ और उसके कंधे के करीब कहने लगा, तुम माला के साथ धोखा कर रही हो। उसको मालूम हुआ कि तुम माहिर से बात करती हो तो वो बहुत नाराज होगी। मैं उसे बता दूंगी जब पाकिस्तान जाऊंगी। अभी मुझे स्ट्रेस मत दो। अब्बाद अफसोस से सर झटक के सीधा हुआ और वापस पलट गया। माही के आगे बीन बजाने का
कोई फायदा नहीं था। वो फिर से तस्बीह पढ़ने लगी थी। अगर उसकी औलाद मकतूब थी तो दुनिया के सारे जादूगर इकट्ठे होके भी उसके बच्चे को मौत नहीं दे सकते थे। इस तारीख कोठरी में जमीन पे चौकड़ी मारे आमिल सरकार के सामने आज भी बहुत सी तस्वीर रखी थी, धागे, मुख्तलिफ इकसाम की रोशनियां, लेकिन फिलहाल इसकी तवज्जो हाथ में पकड़े गुड्डे पे थी। उसकी आंखों में चमक थी, उंगली में एक लंबी नोकीली सुई थी। सरकार के हाथ उसकी नोक को सुर्ख रोशनाई में डबो डबो के गुड्डे पे लगा रहे थे। पहले उसके सीने के दरमियान सलेब का निशान बनाया, फिर बारी बारी हर अजू पे उसका नोकीला कलम काटने लगाता था। माँ के पेट में बच्चे का एक एक अजू आहिस्ता आहिस्ता जाया हो जाएगा। सरकार की बुरबुराहट जारी थी, यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होगा वो मरा हुआ होगा। उसकी आवाज में जोश था। बच्चों पे किए जाने वाले जादू सरकार को सबसे ज्यादा पसंद थे। जियाद को कैंपेन की वजह से कुछ दिन लाहौर में रुकना पड़ गया था। दुबई जाने से पहले वो उनसे मिलने मुबीन मंजिल आया था। मोईद उसका पहले ही मोतरफ था। अब उसकी नजरों में जियाद की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वक्त भी चाय ले आई। माँ ने अपने जमाने का कोई किस्सा शुरू कर दिया। जियाद धीमी आवाज में मुस्कुरा के उनके किस्सों में इजाफा किए गया। माही की तरह उसे भी सब रिश्तेदारों का इल्म था। माला और मोईद हंसते हुए सुनते गए। वो दोनों रिश्तेदारों की खबर रखने के मामले में एक जैसे थे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। उसकी फ्लाइट का वक्त करीब था। वो घड़ी देखते हुए उठा तो ना जाने क्यों उसका दिल उदास हुआ। जब भी आया करो हमसे जरूर मिला करो। वो माँ के सामने झुका तो उसके सर पे हाथ रखते हुए ताकीद करने लगी। अपनी अम्मी को सलाम देना, अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। कुछ था उसके लहजे में, कुछ उदास, कुछ परेशान। कशमाला चौंकी, दिल बुरी तरह धड़का। एक और माँ? नहीं, तुम्हारी माँ बहुत नेक है जियाद। उसने अपने ससुराल और खानदान सबकी बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला उसको तकलीफ नहीं देगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ ठीक कह रही हैं, हम आंटी के लिए दुआ करेंगे। वो उसे छोड़ने पर पोर्च तक आई। वो कुछ मुस्तरिब लग रहा था। जियाद, वो ठीक हो जाएंगी। उसने उसका चेहरा देख के तसल्ली दी। वो दोनों पोर्च की धूप में खड़े थे। कंपनी की कार साथ खड़ी उनकी मुंतजिर थी। वो ठीक नहीं होगी। जियाद ने धीरे से नफी में सर हिलाया। उसकी आंख का किनारा भीगा हुआ था। डॉक्टर्स को ब्लड कैंसर का शुबा है। उसने बेख्तियार सीने पे हाथ रखा। एक और माँ? उनको शायद खुद भी इल्म है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। वो धूप में आंखों की पुतलियां सुकोड़े कार को देखते हुए कह रहा था। माओं के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है जियाद। उनकी बात मान लें, कोई अच्छी लड़की मिले तो शादी कर लें। वो जख्मी सा मुस्कुरा दिया। मैं आम सा इंसान हूँ कशमाला, मुझे आम सी लड़की ही मिलेगी, मिल जाएगी, उसको खोना मत। हलक में कुछ फंस सा गया। क्या उसने गलती कर दी थी? मैं आम सा इंसान हूँ कशमाला, मुझे आम सी लड़की ही मिलेगी, मिल जाए तो उसको खोना मत। हलक में कुछ फंस सा गया। क्या उसने गलती कर दी थी? जियाद ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो चला गया और वो कितनी देर उस जगह देखती रही। सलीम गेट बंद करने लगा जब उसे माला बाजी की आवाज आई। उसने माथे पे हाथ का छज्जा बना के देखा। तुम इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? शलवार कमीज वाला पठान बच्चा कमर पे हाथ रखे शर्माता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वही मुस्कुरा के उसे आते देखे गई, यहाँ तक कि वो उसके सामने आ गया। क्या छुपा रखा है? उसने दोनों हाथ आगे किए। इनमें मोतियों के गजरे थे, आपकी अम्मी के लिए। वो हंस दी, फिर उसकी हथेलियों से गजरे उठाए और नाक के करीब ले जाके सूंघा। खुशबू ने धूप और गर्मी का एहसास गायब कर दिया। आपने कहा था मुझे फालतू रंग दे देंगी, वो हिचकिचाते हुए बोला। दफ्तन उसकी निगाह लॉन पे पड़ी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। लब बेयकीनी से खिल गए। आपके घर में मोतियों का पौधा लगा हुआ है बाजी? उसने शौक के आलम में कशमाला को देखा। वो बेख्तियार हंस दी। हाँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे रोज गजरे ला के दोगे। बच्चे ने एक मायूस नजर अपने गजरे पे डाली। लेकिन मैं तुम्हें फालतू रंग नहीं दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें पेंट करना सिखाऊंगी। सीखोगे? उसका चेहरा खिल उठा। शर्मा के सर हिला दिया। उसको ऊपर मेरे स्टूडियो में ले जाओ, मैं आती हूँ। उसने सलीम को इशारा किया जो मशकूक नजरों से इस पठान बच्चे को घूर रहा था। और इन सब का क्या? उसकी शर्माती आवाज पे वो चौंकी, गेट की तरफ देखा। वहां उसकी शक्ल वाले 4 और बच्चे दांत निकालते झांक रहे थे। उनके लिबास बेतरतीब और मलगजे थे, लेकिन चेहरों पे अनोखी रौनक थी। कशमाला ने गहरी सांस खारिज की। उनको भी ऊपर ले जाओ,
वो और क्या कह सकती थी? ये पलटून कहाँ से जमा कर ली? वो माँ के पास वापस आई तो देखा वो ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर जमा हुए नमूनों को देख के माथे पे हाथ रखे हुए थी। धर धर की आवाजों के साथ वो ऊपरी जीनों पे भाग रहे थे। रेस्तुरान वाला प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है माँ। नया काम मिलने से पहले कुछ दिन में घर पे होंगी। अच्छा है, इन बच्चों को कुछ सिखा दूंगी। वो उनके कदमों पे बैठी और उनके नरम भरी भरी कलाइयों में गजरे पहनाने लगी। माँ ने मुस्कुरा के इन फूलों को देखा, फिर अपनी बेटी के झुके सर को। वो इन हमाक से गजरे की हुक बंद कर रही थी। माही से कहो पाकिस्तान आ जाए। वो वहां अकेले कैसे डिलीवरी करवाएगी? उनकी हर रोज यही तकरार होती थी। वो सफर करने से डरती है माँ। वैसे भी सितंबर के आखिर में डिलीवरी होगी और बेबी का नाइकोप अक्टूबर के आखिर तक बन जाएगा। 1 नवंबर को वो आपके पास होगी। मुस्कुरा के उंगलियों में ये तारीखें गिन के बताई। फिर एकदम वो ठहर गई, बिल्कुल साकत। आपकी माँ के पास 6 माह हैं। ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं? डॉक्टर वोहरा की आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। आज 1 मई है, 6 माह बाद 1 नवंबर होगी। डॉक्टर वोहरा की डेडलाइन। उफ, उसने सर झटका। चेहरे की रंगत यकदम पीली हुई। फिर माँ को देखा। अब वो तंदुरुस्त हो रही थी। कल ही MRI करवाया था। मंजियोमा दोबारा नहीं बढ़ा था, ना आगे 10-15 वर्ष तक भरने का इम्कान था। डॉक्टर वोहरा की टाइमलाइन झूठी थी। 1 नवंबर आके गुजर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। वो अब कोई वहम नहीं पालेगी। ना वो उस आमिल को ढूंढेगी, ना ही वो इन चक्रों में पड़ेगी। उसे सिर्फ माँ पे फोकस करना था, माँ और बच्चों पे, रंगों और फूलों के गजरों पे। जियाद सुल्तान, माहिर फरीद, आमिल और डॉक्टर वोहरा की टाइमलाइन। उसे हर शय को दिमाग से झटकना था। हर चीज कलम से शुरू होती है। कशमाला के स्टूडियो के ब्लाइंड्स हटे हुए थे। फर्श पे जमे बच्चे नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। सबके सामने स्केच बुक थी और वो इन सब को एक एक पेंसिल पकड़ा रही थी। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और सर पे सब्ज रुमाल बंधा था। सबसे पहले कलम को बनाया गया। इस्तांबुल में कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत से लोग जमा थे। उनके सामने दर्जनों नक्शे फैले थे। वो सर बराही जगह पे खड़ा झुक के कलम से नक्शे पे एक जगह दस्तक दे रहा था। सामने बैठे अफराद खामोशी से सर हिलाते उसको सुन रहे थे। फिर कलम से एक किताब लिखवाई गई थी, लोहे महफूज। कबीरा बेगम अपने बेडरूम में खड़ी थी। वो मुलाजमाएं एक लंबे बैग में मुकीद ड्रेस सामने लटका रही थी। कबीरा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसने उंगलियों से मुज़य्यन हाथ से बैग की जिप नीचे की। अंदर एक स्याह लिबास झांक रहा था, नया डिजाइनर वेयर। कबीरा अपने पसंदीदा जनाजों के लिए नए लिबास, नई ज्वेलरी बनवाया करती थी। ये लिबास माही के बच्चे की मौत के लिए था। जब कनाडा से खबर आएगी तो वो यही लिबास पहन के पूरे जहां से मिलने जाएगी। कबीरा ने ड्राइंग टेबल पे रखी चेक बुक खोली और एक कलम उठाया। फिर चेक पे एक रकम लिख के साइन की। ये इस आमिल के लिए थी। जितनी रकम इतना मजबूत काम। इस किताब लोहे महफूज में हम सब की कीमतें मकतूब करके बंद कर दी गई थी। एक को वर्किंग स्पेस की ऊंची खाली दीवार के साथ कशमाला मुबीन बैठी थी। उसकी ग्रेफाइट पेंसिल और दीवार पे स्केच बना रही थी। इर्द गिर्द गुजरते लोग रुक रुक के आस्ताइश से उसे देख रहे थे। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, कानों में हैंड्स फ्री लगे थे और वो बहुत महारत से अपना काम कर रही थी। कलम ने इस दुनिया की हर चीज को तख्लीक में आने से पहले ही लिख दिया था। माहिर के ऑफिस में नीम अंधेरा सा था। खिड़की के साथ एक बड़ी मेज का इजाफा कर दिया गया था, जहां एक सुर्ख इमारत के 3 तरह के मॉडल रखे थे। वो अपनी कुर्सी पे बैठा था। सामने एक ग्राफिक टेबलेट रखा था, जिसपे वो महारत से डिजिटल पेन के जरिए लकीरें खींच रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। दफ्तर वो रुका, साथ रखा मोबाइल उठा के देखा। ग्रीन आइस की चैट खोली। कोई मैसेज नहीं, कोई पुकार नहीं। उसने कुर्ब से आंखें बंद की, दिल में उठते दर्द को महसूस किया। एक लम्हा था, माहिर फरीद ने उसे जी लिया। फिर आंखें खोली और स्पॉट चेहरे के साथ पेन फिर से उठा लिया। और इस कलम के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। माही हॉस्पिटल के कमरे में लेटी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। जिस्म की कई हड्डियों को तोड़ देने वाली जैसी तकलीफ के बाद वो निढाल थी। अबाद उसके साथ खड़ा था।
اور وہ مسکرا کے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ نرس نے کمبل میں لپٹا ایک ننھا سا وجود اس کے سامنے کیا، بیبی گرل، اور وہ بہت صحت مند ہے۔ مکتوب، وہ بربرائی، پھر وہ ایک دم چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگ گئی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ انسان کو قلم بہت دیر سے ملا تھا، اسے ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ عامل سرکار کے ہاتھ زعفرانی سیاہی میں ڈوبے قلم کو غصے سے اس گڈے پہ رگڑ رہے تھے۔ بے جان گڈا ساکت تھا۔ پھر اس نے زور سے قلم کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ اس کا چہرہ سرخ بھوکا ہو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم سب، ایک کام نہیں کر سکے تم، ایک بچہ نہیں مار سکے۔ اس نے گڈا اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ عامل نے چہرے پہ آیا پسینہ آستین سے صاف کیا، پھر اپنے بوڑھے جھڑیوں زدہ ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ایک بچہ ہم نہیں مار سکے، ایک کمزور بچہ۔ اس کا سر شکست خوردگی سے دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ بہت سے انسانوں نے قلم کے لکھے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ماں صوفے پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ساتھ موجود مالا نے موبائل ان کے سامنے پکڑ رکھا تھا۔ سکرین پہ ماہی اور عباد نظر آ رہے تھے۔ ماہی ہنستے ہوئے گلابی کمبل میں لپٹی ننھی سی بیبی ان کو دکھا رہی تھی۔ ہم نے اس کا نام حورِ عین رکھا ہے، حور جیسی آنکھوں والی۔ حورِ عین، ماں مسکراتے ہوئے بچی کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا عکس تھی۔ ان کے ہاتھ میں 2 نوکیلی سلائیاں تھی جن پہ وہ مہارت سے انگلیاں چلاتے ہوئے اون کا گولا بن رہی تھی۔ ماہی کی بیٹی کی گلابی سویٹر کے گھر ایک کے بعد ایک چل رہے تھے۔ قلم کے لکھے کو قدر کہتے ہیں، اور قدر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی، نہ کوشش، نہ جادو، نہ بد دعا۔ دفع ہو جاؤ تم، ناکام عامل، فراڈ۔ میں تمہیں اتنا پیسہ کھلاتی رہی اور تم ایک بچے کو نہیں مار سکے، کبیرہ فون پہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بی بی، ہم نے 40 دن تک چلا کاٹا، لیکن کبیرہ نے زور سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھی تھی۔ مسلسل رونے کے باعث ان کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، اور اب وہ سیاہ اور متورم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر وارڈروب کے ساتھ آویزاں ڈیزائنر ڈریس پہ ڈالی، پھر گھٹنوں پہ رکھا ایک فوٹو فریم دیکھا جسے وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس میں ایک چھوٹے بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی، گورا چٹا خوبصورت بچہ۔ کبیرہ نے تصویر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنسو پھر سے بہنے لگے۔ قدر کو صرف ایک شے تبدیل کر سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ زیاد ایک ڈاکٹر کلینک میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر میکان کی انداز میں قلم سے پیڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کے زیاد کو دیکھا اور افسوس نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے ان کے پاس۔ ایک آنسو زیاد کی آنکھ سے نکلا اور اس کے سامنے چہرے پہ گرتا گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 1 سال؟ وہ بربرایا۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور، وہ فتح اس کی ہوتی ہے۔ کشمالہ نرمی سے ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ مسکرا کے انہیں اگلا قدم رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماں نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب آپ خود چلیں گی، بغیر سہارے کے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ ماں نے جھجکتے ہوئے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا۔ بنا سہارے کے وہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں پہ چلنے لگی۔ مالا مسکراتے ہوئے انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لب مسکرا رہے تھے۔ قلم کے لکھے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے نہ بعد میں۔ ہر انسان کو اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ ماہی اور عباد کے سفید لاؤنج میں ایک کوٹ رکھا تھا جس میں کمبل میں لپٹی ننھی گڑیا سو رہی تھی۔ ماہی کچن سنک پہ نل کھولے کھڑی پانی سے برتن گزار رہی تھی۔ جب گھنٹی بجی، اس نے ہاتھ پونچھے اور پردہ ہٹا کے گلاس ڈور کھولا۔ سردی کی ایک لہر اندر آئی۔ کوریئر بوائے نے ایک قلم اس کی طرف دستخط کے لیے بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کے ٹیب پہ دستخط کیے، پھر اپنے نام آیا، لفافہ لیے اندر آئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے چاک کیا۔ اندر ایک نائکوپ تھا، حورین عباد کا نائکوپ۔ ماہی نے بے اختیار چیخ روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہور ہور، وہ بھاگتی ہوئی کوٹ میں لپٹی بچی تک آئی۔
تمہارا نائکوپ آ گیا بیبی، اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں۔ او میرے اللہ، ہم ماں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر دیوار پہ لگے کیلنڈر کو دیکھا۔ آج 28 اکتوبر تھی۔ اس نے پہلے سے 29 کی شام کی فلائٹ بک کر رکھی تھی، کینیڈا سے جرمنی، جرمنی سے قطر اور قطر سے پاکستان، پھر وہی دوحہ ایئرپورٹ آئے گا درمیان میں۔ لیکن خیر، 1 نومبر کی صبح وہ پاکستان میں ہوگی۔ وہ 1 سال سے ماں سے نہیں ملی تھی، لیکن ان کی بیماری کے یہ آخری 6 ماہ 6 سال پہ محیط تھے۔ اب بلا آخر تکلیف ختم ہونے والی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی۔ ہر انسان اس قلم کے لکھے کا پابند ہے، اسے اپنا مکتوب وقت پورا کرنا ہی ہے۔